ये मेरा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। नमस्कार, मैं विजयपाल पीजीटी हिस्ट्री अपने नए वीडियो के साथ। आज हम 12th क्लास का सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, पार्ट 1। चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। इसमें स्पेसिफिक जो हमें पॉइंट दिए हुए हैं उसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में इसमें पढ़ना है। टाइम पीरियड है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी सन के बीच में, लगभग 1200 सालों के बीच में राजा, किसान और नगर की क्या स्थिति है, इसको हमें इस चैप्टर में जानना है। इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स जिस पे हमें फोकस करना है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन के तौर पे, परिचय के तौर पे, यानी कि जो टाइम पीरियड ऊपर हमने बात किया है उसमें क्या क्या खास बात होती है ये हमें जानना है। दूसरा जो पॉइंट है प्रिंसेप और प्रियदर्शी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था उसके बारे में, और प्रियदर्शी यानी कि अशोक का जो एक अलग से नाम दिया हुआ है इसके बारे में हमें जानना है कि क्या कैसे अशोक को डिस्कवर किया गया। अगला जो पॉइंट है जिसमें हमें बात करनी है वो है प्रारंभिक राज्य। भारतीय इतिहास के जो आरंभिक राज्य हैं जिनको हम महाजनपद भी कहते हैं उनके बारे में जानना है। अगला जो सेगमेंट है उसमें हमें आरंभिक साम्राज्य, जनपद से महाजनपद बनते हैं और महाजनपद आगे फिर साम्राज्य में बदल जाते हैं, और पहला जो साम्राज्य है मगध साम्राज्य है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगला जो मेन पॉइंट है वो राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यानी कि राजनीति में या जो राजनीतिक जो सिस्टम है या राजनीतिक इतिहास है उसमें मौर्य साम्राज्य के बाद किस प्रकार के बदलाव आते हैं उसके बारे में जानना है। ये सारे जो भी बातें हैं, पहले जो 4 पॉइंट हैं वो हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। अगला जो 2 पॉइंट हैं बदलता देहात और नगर एवं व्यापार, ये दोनों ही हमारा इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में है। देहात मतलब गाँव में क्या क्या बदलाव आते हैं वो जानना है, और नगर में क्या कुछ गतिविधियां हैं और व्यापारिक स्थिति क्या है ये हम अगले पॉइंट में जानेंगे। आगे जो 2 पॉइंट हैं वो हमारे पास इस चैप्टर का जो बेस है, आधार है, उसके बारे में है कि कैसे हमें इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। अभिलेखों के बारे में कि अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, अभिलेख क्या होते हैं वो जानना है, और अभिलेख की जो साक्ष्य सीमा है यानी कि अभिलेखों में कमियां क्या है, क्या क्या कुछ कमियां हैं उसको हमें जानना है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स हैं। अब शुरू करते हैं हम अपने फर्स्ट जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन वाला, परिचय वाला, उसके बारे में हम शुरू करते हैं। जैसे हमने ऊपर थोड़ा हिंट दिया है कि ये लगभग 1200 वर्षों का पीरियड है, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी सन। इतिहास में कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है टाइम के बारे में, ईसा पूर्व और ईस्वी सन के बारे में। ईस्वी सन की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म से होती है, और आज जैसे लगभग 2020 ईस्वी सन चल रही है तो ईसा मसीह के जन्म को 2020 साल हो गए हैं, और इससे पुरानी वाली जितनी भी बातें हैं वो ईसा पूर्व में आती हैं, और जितनी ज़्यादा पुरानी होगी बात वो उतनी ही ज़्यादा ईसा पूर्व की होगी। और हम पुराने से अगर वर्तमान की तरफ आते जाएंगे तो जब तक हम 0 पर नहीं पहुंच जाते समय घटता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 600 ईसा पूर्व है तो 600 ईसा पूर्व, फिर आगे क्या होगा 500 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व, और फिर वो 0, फिर 0 होने के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो 0 से पहले 600 और 600 उसके बाद टोटल 1200 सालों का इतिहास हमें इसमें पढ़ना है। ये जो समय है भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल है। किन कारणों से? पहला है जनपद, जनपद से महाजनपद। जनपद का अर्थ होता है जन मतलब जनता, और पद मतलब पैर, यानी कि जनता ने सबसे पहले जहाँ पे पैर रखे, मतलब जहाँ पे इंसानों ने बसना शुरू किया उसको हम जनपद कहते हैं। और जनपद जब बड़े होते चले उनका आकार फैलता गया तो महाजनपद हो गए, और फिर महाजनपदों से फिर साम्राज्य का उद्भव होता है। ये इस एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे राजनीतिक इतिहास का एक विकास का काल है। अगर हम आर्थिक की बात करते हैं तो इस चैप्टर में कृषि, किसान, कर, राज्य और आय के स्रोत, यानी कि जितने राज्य बने हैं उनका एक फिक्स
इनकम सोर्स होना चाहिए। जैसे वर्तमान समय की बात करें तो सरकारें टैक्सेस लगाती हैं, उन टैक्सेस ही उनकी इनकम बनती है। सेम वैसे ही राजाओं के समय में भी मुख्य जो इनकम का जो सोर्स था वो कृषि था, और किसानों से ज़्यादा जगह पे खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता था, उनसे कर लिया जाते थे, और वही राज्य की आय इसमें मेन है। यानी कि ये जो काल है ये राजनीतिक विकास के तौर पे और आर्थिक जो सुदृढ़ीकरण है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण काल है। नगरों की बात करते हैं तो जैसे हमने पहले वाले वीडियोस में देखा था कि हड़प्पा जो कल्चर सभ्यता थी वो देश के पहले नगरीकरण था, और उसके बाद लगभग 1500 सालों तक हमें नगर देखने को नहीं मिलते हैं, और दूसरी बार 600 ईसा पूर्व में हमें पहली बार नगर देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको द्वितीय नगरीकरण भी करते हैं, सेकंड अर्बनाइजेशन भी इसको बोलते हैं। नगरों में जो जनसंख्या है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती है, व्यापार कहाँ से कैसे चलता है, किन किन देशों के साथ हो रहा है, सिक्के कैसे हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं, और राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हिस्ट्री के बारे में है, रिटन एविडेंसेस के बारे में। पहली बार हमारे पास रिटन एविडेंसेस को पढ़ा गया है। अभिलेख का मतलब होता है किसी कठोर सतह पर लिखा गया लेख, वो पत्थर पे भी हो सकता है, धातु पे भी हो सकता है, कि अभिलेख लिखे कैसे जाते हैं उनको समझना है, और उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, और उनके अंदर कमियां क्या हैं। ये परिचय के तौर पे हम जान सकते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो पीरियड है ये एक प्रकार से भारतीय इतिहास का राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उपलब्धियों का काल है, समय है। तो परिचय में ये सारी बातें हैं। अब आगे हम फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। उससे पहले हम जेम्स प्रिंसेप, ये जेम्स प्रिंसेप है जिसने 1837 ईस्वी में अशोका के जो अभिलेख हैं उनकी ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपियां हैं, जैसे नीचे हमने एक पिक्चर दिखा रखी है, ये ब्राह्मी लिपि है जो पत्थर पे अशोक के अभिलेखों पे उकेरी गई है। हालांकि जेम्स प्रिंसेप से पहले बहुत से विद्वानों ने इसको पढ़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए, और पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा है। अब ये कुछ लेटर्स हैं जो खरोष्टी लिपि के हैं, ब्राह्मी लिपि के हैं, और प्लस में आज के जो देवनागरी लिपि है उससे इनका कैसे मैचेस है। आज हम क्या ऐसे लिखते हैं, तो इसमें कै के बारे में, जैसे ये कै है, कै कैसे लिखा गया है, च है, और इसका कितना समय के साथ इतना बदलाव आ गया है, जैसे डी जैसा लग रहा है लेकिन ये वर्तमान में च है। इसी तरह ये सारे और हैं, ड, ढ, में, र। ये जो अशोक के समय की जो ब्राह्मी लिपि है और उसका जो देवनागरी है उससे मिलती जुलती शब्द है। ये अशोका की एक इमेज जो नेट से डाउनलोड की गई है दिखाने के लिए कि जो प्रियदर्शी, जैसे नाम से जैसे फेस है कि प्रिय लगने वाला दृश्य या चेहरा, ये अशोक के बारे में हमारी पिक्चर है। अब ऊपर जैसे हमने थोड़ा सा हिंट दिया है, 1837 में अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा गया है। इन लिपियों का सबसे जो पहले उपयोग है वो आरंभिक अभिलेखों में किया गया है और सिक्कों में इनका उपयोग मिलता है, यानी कि लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास हमें इस तरह के अभिलेखों में इस तरह की जानकारी मिल रही है। अभिलेखों पर, बहुत से अभिलेखों पर प्रियदर्शी शब्द लिखा गया है, जबकि कुछ पर राजा का नाम अशोक भी लिखा गया है। बौद्ध जो धर्म है उनके अनुसार अशोक अपने समय का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक है उनमें से एक था। ये जो रिसर्च हुई है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में और महाजनपदों के बारे में जो जानकारी मिली है, इससे भारतीय राजनीतिक इतिहास को एक नई दिशा मिली है, क्योंकि इसके बाद से ही भारतीय इतिहास को व्यवस्थित क्रम में लिखा जाना शुरू हुआ। विद्वानों ने विभिन्न भाषाओं में लिखे गए अभिलेखों और ग्रंथों को इस्तेमाल करते हुए राजवंशों का इतिहास लिखना शुरू किया गया, और लगभग 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक में भारत के जो प्राचीन राजनीतिक इतिहास है उसका एक स्ट्रक्चर या ढांचा या ब्रीफ हमारे पास डिटेल तैयार हो जाती है। ये महाजनपदों की बात करते हैं, 16 महाजनपद हैं। जैसे
कंबोज, गांधार ये आज के अफ़गानिस्तान वाले इलाके में है। तक्षशिला ये उसकी राजधानी है। तो कंबोज और गांधार दो। इसके अलावा और बात करते हैं सूरसेन, मत्स्य, कुरु, पांचाल, मल, कौशल, काशी, वत्स, चेदी, अवंती, मगध, अंग, वंग। एक जो महाजनपद है वो नीचे है अस्मक। बाकी सारे के सारे उत्तर भारत में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 16 महाजनपद हैं जिसके बारे में जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से होती है। हालांकि इसके बारे में कुछ ऐसे हैं जो जैन लोगों ने अपने हिसाब से दिखाए हैं, कुछ बौद्धों ने दिखाए हैं, लेकिन कॉमन की अगर बात करते हैं तो ये 16 महाजनपद पे सहमति होती है। और ये जैसे क्लियर है, अधिकतर है ये बिहार और उत्तर प्रदेश वाले इलाके में आते हैं। अब बात करते हैं इन आरंभिक राज्यों के बारे में, या जो शुरुआती राज्य हैं। इसमें हमें 2 पॉइंट के बारे में जानना है कि जो 16 महाजनपद हैं ये कौन कौन से हैं, और जैसे ऊपर हमने नाम इनका देखा है। और इन 16 महाजनपदों में से मगध जो शासक है वो अपने बारे में उसको हम कैसे समझ पाते हैं, उसको जान पाते हैं कि कैसे मगध है इन 16 में से अपने आप को प्रथम कर पाता है, यानी कि कैसे वो अपने आप को सुपीरियर बना पाता है। इन 16 महाजनपदों की अगर बात करते हैं तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय है वो हमने ऊपर जैसे बात की कि भारतीय इतिहास का एक परिवर्तनकारी काल है। परिवर्तन क्यों है? क्योंकि पहले छोटे छोटे राज्य थे, अब वो राज्य हैं बड़े राज्यों में बनना शुरू हुए हैं, महाजनपदों में बदल रहे हैं। और फिर उन महाजनपदों में से भी एक जो मगध है वो धीरे धीरे करके सारे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है और आरंभिक साम्राज्य के तौर पे, यानी पहला जो भारतीय इतिहास का पहला साम्राज्य है उसमें अपने आप को बदल पाता है। इसके अलावा ये जो काल है इसमें आरंभिक राज्य तो है ही है, प्लस दोबारा हम पहले से बात कर चुके हैं द्वितीय नगरीकरण या दूसरी बार भारत में नगरों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लोहे का प्रयोग है यहाँ हमें देखने को मिलता है, और सिक्कों का विकास इस समय होता है। इसी काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलावा और बहुत से दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ, यानी कि ये राजनीतिक इतिहास के तौर पे, आर्थिक इतिहास के तौर पे, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के तौर पे ये काल है एक महत्वपूर्ण काल है। और इन्हीं जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो ग्रंथ हैं, इन्हीं में से हमें इन 16 राज्यों का जिनको हम महाजनपद कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन अगर प्रमुख महाजनपदों की बात करते हैं तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल, गांधार और अवंती, ये प्रमुख हैं। इनमें भी जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि जनपद जो शब्द है वो जन मतलब जनता और पद मतलब पैर, यानी कि जनता ने जहाँ के अपने पैर रखे, यानी कि जहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया उस इलाके को जनपद कहा गया है। अधिकांश जो जनपद हैं बाद में महाजनपदों में बदल जाते हैं, और जो महाजनपद हैं अधिकांश पे राजाओं का शासन है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो गण या संघ के तौर पर भी यहाँ पर हैं। प्रत्येक जो महाजनपद है उसकी अपनी एक राजधानी होती थी जिसको प्राय किले से या दीवार से घेरा जाता था। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के ना एक और नई जो डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि ब्राह्मणों के द्वारा संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ लिखे गए, जो शासकों के साथ साथ समाज के दूसरे लोगों के लिए नियमों का उसमें उल्लेख किया गया है या उनके लिए नियमों का निर्धारण किया गया है। शासकों का मुख्य तौर पे जो काम था वो किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारियों से कर लेना या उनसे भेंट वसूल करना। इसके अलावा कई बार अवैध तरीके से यानी कि आक्रमण करके भी दूसरे इलाके से संसाधन जुटाए जाते थे। बाद में धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिया गया। हालांकि बाकी राज्य में अभी भी सहायक सेना से ही काम चलाया जाता था, जिसमें मुख्य तौर पे किसानों को ही नियुक्त किया जाता था। तो ये महाजनपद जो राज्य हैं उनका एक प्रकार का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था है कि कैसे ये लोग काम करते हैं।
अब इन 16 में से मगध के बारे में थोड़ा विशेष जानते हैं कि मगध है वो कैसे ताकतवर बनता है, अपने आप को इन सभी में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसे बना लेता है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी के बीच में मगध जो आधुनिक बिहार में आता है एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके कई कारण इतिहासकार मानते हैं। पहला जो कारण है कि मगध में खेती की उपज है वो खास तौर पे दूसरे इलाकों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए यहाँ पर इनकम सोर्स ज़्यादा था और उसकी वजह से राजा अपने लिए सेना और हथियार वगैरह बनाने में उनका इस्तेमाल कर सकता था। दूसरा, लोहे की खदानें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी जिसके द्वारा उपकरण बनाए जाते थे और हथियार बनाए जाते थे। तीसरा कारण है कि यहाँ पर जंगली क्षेत्र में हाथी बड़े संख्या में उपलब्ध थे और इन हाथियों का सेना के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, विशेष करके ना दुश्मन के जो दुर्ग वगैरह है या दीवारें वगैरह है उनको तोड़ने में उनका इस्तेमाल किया जाता था या भारी चीज़ें उठाने में उनका इस्तेमाल होता था। चौथा कारण जिसकी वजह से मगध शक्तिशाली बनता है वो है गंगा और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनसे सस्ता और सुलभ यातायात है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने में इनके लिए सुविधा थी। पांचवा कारण है कि मगध के जो शासक हैं शक्तिशाली रहे हैं और महत्वाकांक्षी रहे हैं। इन अगर शासकों में बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने अपने आसपास के दूसरे जो महाजनपद हैं उनको हरा करके अपने इलाके में शामिल किया गया है। छठवां कारण जिसकी वजह से मगध शक्तिशाली बनता है वो है इसकी दोनों राजधानियां, जो राजगृह है जिसको राजगाह बोला जाता है प्राकृत में और दूसरा पाटलिपुत्र। राजगृह है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जो पाटलिपुत्र है वो नदियों से सुरक्षित था। इन कारणों से मगध है वो शक्तिशाली बनता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।